Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read the poem Marriage by Nissim Ezekiel. So those who are watching my video, please do subscribe my channel. So Nissim Ezekiel was born on 16 December 1924 and he died on 9 January 2004. He was a very famous poet, critic, playwright, and his works are admired by people all over the world. और ये जो पोएम है मैरिज, दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1959. एंड व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम? जो एज द नेम सजेस्ट मैरिज, जो इस पोएम में पोइट ने पूरे मैरिज को डिस्क्राइब किया है. सो द थीम इज मैरिज एंड द फीलिंग्स एंड व्हाट इज़ द आउटकम. तो इस पूरे पोएम में पोइट ने ये दिखाने की कोशिश की है, तो जब मैरिज होती है उस टाइम जो दो पीपल इन्वॉल्व हैं द मैन एंड द विमेन, वो फर्स्ट उनका रिलेशनशिप कैसे होता है और ग्रेजुअली जब वो दोनों साथ रहते हैं तो फिर उसके बाद उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आती हैं. सो लेट्स सी नाउ. Lovers, when they marry, face eternity without touching grace. So lovers, यहाँ पोइट ने फर्स्ट लाइन में लवर्स के बारे में बात किया है. दैट टू पर्सन्स दे आर इन लव विथ ईच अदर. दो लवर्स हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो अब शादी करने वाले हैं. When they marry, face eternity without touching grace. So when the lovers, जब ये lovers पहले उनको प्यार होता है और जब वो शादी करते हैं उनको लगता है कि उनको इटर्निटी मिल गई है, उनको जो होता है स्वर्ग का सुख मिल गया है. वो इतने हैप्पी होते हैं अपने लाइफ में, उनको लगता है कि उनको और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए. ऑब्वियसली व्हेन लवर्स के लाइफ में उनका सबसे जो पीक पॉइंट होता है उनके लाइफ में क्या होता है, जो उनको विक्ट्री मिलती है, दैट इज़ मैरिज. तो जब वो शादी करते हैं दे हैव रीच्ड देयर विक्ट्री, दे हैव गॉट देयर विक्ट्री. वो अब शादी कर रहे हैं एंड दे विल बी हैप्पीली लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर. Complacent at being fated, never to be separated. Complacent means self satisfaction. तो यहाँ पे उन लवर्स को जो हैं उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो उनका रिलेशनशिप था अब वो आगे बढ़ रहा है एंड दे आर गेटिंग मैरिड. एट बीइंग फेटेड नेवर टू बी सेपरेटेड, दे फील दैट दे आर लकी. द लवर्स, उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि उनका लव अभी आगे बढ़ चुका है एंड दे आर गेटिंग मैरिड एंड दे विल बी नेवर बी सेपरेटेड. वो अब कभी अलग एक दूसरे से नहीं रहेंगे. और लवर्स के बीच यही तो चाहिए उनको कि वो जो प्यार करते हैं उनकी शादी हो, वो हमेशा एक साथ रहें, खुश रहें. तो इस वजह से वो उनको लगता है कि उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी. द ब्राइड इज़ ऑलवेज प्रिटी. तो जो ब्राइड है मीन्स द गर्ल इज़ ऑलवेज प्रिटी. द ग्रूम अ लकी मैन एंड द ग्रूम द बॉय जिसकी शादी हो रही है, द ग्रूम इज़ अ वेरी लकी मैन क्योंकि उसे उतनी खूबसूरत दुल्हन मिल रही है. द डार्क एंड रूम. तो डार्क एंड रूम क्या होता है? द डार्क एंड रूम मीन्स द रूम दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द बॉय एंड द गर्ल. उनको जो रूम दिया गया है उसे डार्क एंड रूम कहा जाता है. यहाँ पे पोइट ने उसे डार्क एंड रूम किया है. The bedroom is decorated with all type of flowers. You know, on the first day after getting married, when they are given their room, जब उनको उनकी रूम मिलती है तो the bedroom is decorated in a very beautiful way because they are going to start their new life. And the lights are off. Roars out of joy of flesh and blood. Roars out of joy means they are very happy. The lover and the beloved, the married couple, now they are married after their marriage. So the roars out of joy means they are very happy. They are roaring out of joy. उनकी खुशी उनके चेहरे से, उनके मुंह से पूरा पता चल रहा है. वो जिस तरह हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, उससे उनका खुशी का पता चल रहा है. आउट ऑफ जॉय ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. तो यहाँ फ्लैश एंड ब्लड किसको कहा गया है? द सेक्शुअल प्लेजर दैट दे आर गोइंग टू गेट. जब आफ्टर द मैरिज दिस विल बी द फर्स्ट नाइट. तो फर्स्ट नाइट में ऑब्वियसली व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन? दे विल बी इंडल्ज्ड इन सेक्शुअल एक्टिविटी. तो यही इसी को बोला गया है फ्लैश एंड ब्लड. तो आफ्टर मैरिज दे आर वेरी हैप्पी एंड दे विल कंज्यूमेट. सो दिस इज नोन एज फ्लैश एंड ब्लड, द सेक्शुअल प्लेजर दैट दे आर गोइंग टू गेट. The use of nakedness is good. So the room that is filled with roars of happiness and they are enjoying their first night, and the use of nakedness is good means the nakedness here refers to the sexual pleasure means
दे आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स एंड दे आर नेकेड, तो वो जो नेकेडनेस है उनमें, जो वो बिना कपड़ों के हैं, बट वो नेकेडनेस भी गुड है, दैट इज़ गुड। वो पीपल उसमें कंप्लेन नहीं करेंगे कि ये खराब है, बिकॉज दिस इज़ द कस्टम दैट ऑल द पीपल डू, सो दैट इज़ गुड फॉर देम. So this is the common practice. So there is nothing bad in that. After marriage, this is a common thing. So there is nothing bad in that. That is also good. I went through this believing all our love denied the primal fall worldless. So the poet here is telling that I wanted. The poet is telling that I have gone through all this. So इन सब चीज़ें जो ये हो रहा है, तो पोइट कह रहे हैं मैं इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. आई नो ऑल दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट, व्हाट इज़ बेस्ट एंड व्हाट इज़ बैड. सो द पोइट इज टेलिंग दैट वॉट एवर थिंग्स द पीपल आर एक्सपीरियंस नाउ, ये सारी चीज़ें मैं पहले से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. लव डिनाइड द प्राइमल फॉल वर्डलेस. सो द लवर्स हियर दे आर थिंकिंग, जो लवर्स एंड बिलवर्ड हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा प्यार जो है अब वो पीक पे पहुंच चुका है और ये अभी नीचे नहीं गिरेगा, हमारा प्यार बढ़ता ही जाएगा आगे. We walked among the trees and felt immortal as the trees. So when the lover and the beloved they are walking through the trees, जब वो घूमते हैं शादी के बाद, when they are roaming, they are going here and there and they are very happy, the weather is very pleasant, उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. नई नई शादी हुई है, वो दोनों घूम रहे हैं, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि इससे खूबसूरत चीज़ और कोई भी नहीं है. एवरीथिंग इज़ सो वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन. उनके लाइफ में कितना अच्छा है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है उनके लाइफ में. उनके लाइफ में कोई भी बुरा चीज़ है ही नहीं, उनको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं. तो दिस इज़ द थिंग दैट पीपल एक्सपीरियंस आफ्टर मैरिज. तो वो उनको भी उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. However, many times we come apart, we come together. So, however, then what happens? Then the relationship begins to deteriorate. However, many times we come apart, we come together. तो यहाँ पे पोइट यही बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे पर जैसे टाइम बीतता जाता है, उनका रिलेशनशिप जो है वो डिटोरिएट होते जाता है. मीन्स वो उनमें झगड़े होने लगते हैं, छोटे छोटे स्मॉल फाइट्स होने लगती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती हैं. सो दिस इज़ what happens gradually. Most of the times they fight, then they are seen together, then they fight again, then there is misunderstanding. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो होने लगती हैं. जो पहले जो बहुत ही ज़्यादा प्यार था, अब वो प्यार कम होके लड़ाई झगड़ा, फिर पैचअप, फिर लड़ाई झगड़ा, ये सब कंटिन्यू होता रहता है. The same things over and over again means these things continue. तो ये चलता जाता है, ये चलता जाता है. Then suddenly the mark of Cain began to show on her and me. The mark of Cain means यहाँ पे किसको बोला गया है? First let me tell you who was Cain. Cain कौन था? Cain was the first son of Adam and Eve. जो Cain है वो Adam और Eve का उनका पहला बच्चा है, the boy. तो यहाँ केन को बोला गया है, केन इज शोन एज अ साइन ऑफ डिस्प्यूट, जो लड़ाई झगड़ा है वो. देन सडनली द मार्क ऑफ केन बिगिन टू शो. देन दे, जब लवर्स और बिलीवर्ड के बीच में फाइट शुरू होने लगती है, जैसे किसी कोई थर्ड पर्सन आ गया. यहाँ लड़ाई झगड़ा किसको बोला गया है, किस सिम्बोलाइज किया गया है? केन को. जैसे उनके लाइफ में लड़ाई झगड़ा, केन जो है ये सिम्बॉलिकल दिखाया गया है, और उनके लाइफ में लड़ाई झगड़े शुरू होने लगते हैं. Why should I reign the mystery by sharing on the suffering rest? So here the poet is telling that we don't want to dwell on the subject of suffering. मैं यहाँ सफरिंग के ऊपर कोई बड़ा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ. पोइट ये कह रहे हैं कि जो ये सफरिंग है, मैं ये सफरिंग के बीच बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैरिज के बाद सफरिंग सबको देखनी पड़ती है, और ये सारे लोग अपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि शादी के बाद कुछ टाइम तक लाइफ परफेक्ट लगती है, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 6 months और 8 months, फिर वो धीरे धीरे फाइट शुरू होने लगती है, झगड़े शुरू होने लगते हैं, और ये सब सारी चीज़ें होने लगती है. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट थिंग. Myself a frequent wedding guest. So here the poet is, this is the last line, and here the poet is telling that now he is a frequent guest to the weddings. वो शादियों में जाते रहते हैं, और he can see, वो देखते हैं कि जो ये इतना ज़्यादा प्यार है, जो कपल्स के बीच में इतना ज़्यादा जो प्यार होता है, वो देखना चाहते हैं कि ये प्यार उनका कितने दिनों तक रहता है,
क्योंकि आफ्टर अ सर्टन टाइम, एक पॉइंट के बाद वो देखते हैं कि लोग कितना झगड़ रहे हैं और कितनी उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होने लगती है। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो अपना मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कितना जल्दी करते हैं और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। एंड द मेन जो ये पूरे पोएम का जो थीम है, जो पोएट दिखाना चाहते हैं कि दैट इज़ मैरिज। कि जब शुरू में मैरिज होता है तो लोग कितने हैप्पी होते हैं, एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपन्स, द लव डिसअपियर्स और फिर वो फाइट मिसअंडरस्टैंडिंग में शुरू होता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो फाइट को कितना जल्दी ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।